बीजेपी विधायक गुरु खुशवंत साहब पर हमला किया गया है। बेमित्रा से रायपुर लौटते वक्त ये हमला हुआ है। गुरु खुशवंत साहब की गाड़ी पर पत्थरों से हमला किया गया है। इस हमले में गुरु खुशवंत साहब को मामूली चोट आई है। मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां बीजेपी के विधायक की गाड़ी पर हमला किया गया। बीजेपी विधायक गुरु खुशवंत साहब बेमित्रा से रायपुर लौट रहे थे जिस वक्त ये हमला उनकी गाड़ी पर पत्थरों से किया गया। इस हमले में मामूली चोट गुरु खुशवंत साहब को आई है। अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बेमेतरा से रायपुर लौटते वक्त गुरु खुशवंत साहब, जो बीजेपी के एमएलए हैं छत्तीसगढ़ में, उनके काफिले पर यह हमला किया गया। और अब बात यूपी के फतेहपुर की, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने दाल व्यापारी को किडनैप कर लिया। अपहरण की वारदात उस वक्त हुई जब व्यापारी छेदीलाल गुप्ता टहलने के लिए घर से बाहर निकले थे। स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया जब व्यापारी छेदीलाल गुप्ता सड़क पर टहल रहे थे, उसी वक्त एक बाइक उनके आगे आकर रुकी। इस बाइक पर दो लोग सवार थे जिन्होंने व्यापारी छेदीलाल गुप्ता को अपने पास बुलाया, फिर उन्हें बातों में उलझाकर बाइक पर बिठा लिया और तेजी से वहां से भाग निकले। हालांकि इस दौरान व्यापारी छेदीलाल गुप्ता के परिवार के एक सदस्य की नजर उन पर पड़ गई, जिसने तुरंत लोगों से मदद की गुहार लगाई। वहीं कुछ व्यापारियों ने तुरंत अपनी बाइक दौड़ाई और घटनास्थल से 500 मीटर दूर दोनों किडनैपर्स को पकड़ लिया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उक्त अभियुक्तों के खिलाफ थाना बिंदकी में सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं छेदीलाल गुप्ता के अपहरण की घटना से व्यापारी खासे आक्रोशित है। अब खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां राजू नाम के शख्स ने अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल राजू ने अपनी बाइक के हेलमेट में वायरलेस सीसीटीवी फिट किया है। वो जहां भी जाते हैं उनके हेलमेट में लगा कैमरा हर एक फुटेज कैप्चर करता है। राजू का दावा है कि उन्हें अपने पड़ोसियों से खतरा है, पड़ोसी उनका मकान हड़पना चाहते हैं। बीते वक्त में मारपीट की कई घटनाएं हो चुकी हैं, यहां तक कि पुलिस भी मदद नहीं कर रही। ऐसे में उन्होंने एक कदम उठाया जिससे अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो उसका वीडियो रिकॉर्ड मौजूद रहे। कैमरे के सामने ये लोग हमारे साथ ऐसा नहीं करते हैं और कैमरे के साथ कैमरा लगा कर ले जाते हैं तो हमको ये परेशान करते हैं। वहीं एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने बताया कि असल विवाद कैमरे से ही जुड़ा है। घरों में आपस में कैमरा लगाने पर से ही चालू हुआ था और फिर चूंकि अब पास पड़ोस से अक्सर विवाद होते रहते हैं तो उसके द्वारा एक ऐसी हरकत की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच और निगरानी की बात कह रही है। और अब एक बहुत बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। जयपुर में मामूली विवाद में दो पक्षों में झड़प हो गई। अलग अलग समुदाय के बीच ये झड़प हुई है। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया है। पथराव में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। पथराव में कई गाड़ियों के कांच टूटने की खबर है। जयपुर के बाबू का टीला इलाके की घटना है। घटना के बाद इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर झड़प हुई है। आप देख सकते हैं ईंट पत्थर के टुकड़े नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल दिख रहा है। जयपुर का ये बाबू टीला इलाका, जहां पर दो अलग अलग समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। बताया जा रहा है कि मामूली सी बात को लेकर ये दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर पत्थर से हमला कर दिया। इस हमले में किसी को गंभीर चोट तो नहीं आई है, लेकिन गाड़ियों के कांच टूटने की जानकारी मिल रही है। और अब हालात को देखते हुए यहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में भी लिया है। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में मूसलाधार बारिश से जनता तो परेशान है ही, साथ ही नेताजी भी त्रस्त हैं। शहर के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहा है। ये किसी आम नागरिक का घर नहीं बल्कि माननीय विधायक की कोठी है। ये गुड़ विधानसभा से विधायक नागेंद्र सिंह हैं। विधायक जी जनता की मदद करने क्या चाहेंगे। उनके घर का बेडरूम तो खुद ही तालाब बन चुका है। जहां देखेंगे, जिस तरफ देखेंगे, हर जगह पानी ही पानी नजर आएगा। विधायक जी इस हालात के लिए रीवा नगर निगम को दोषी ठहरा रहे हैं। भैया, नदी किनारे हमारा घर बना है और रीवा में पानी के निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। ये चौथी दफा है जबकि मेरा घर पानी से लबालब है और हम लोग बाढ़ पीड़ित की तरह आपसे बात कर रहे हैं। नागेंद्र सिंह बीजेपी के ही विधायक हैं और इस वक्त राज्य में बीजेपी की ही सरकार है।
वहीं पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में आसमान से बरसती आफत कहर बरपा रही है। कई इलाके सैलाब में डूब चुके हैं, तो वहीं स्कूल जाते समय डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। भारी बारिश के बाद पश्चिमी मेदिनीपुर के तमाम इलाकों में हालात ऐसे हैं कि जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। रास्तों का नामो निशान मिट चुका है। वो तो गनीमत है कि रास्तों के किनारे कुछ पिलर लगे हैं, जिसके आश्रय स्थानीय लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि सड़क कहां है या कहां थी। और उसी के हिसाब से सड़क पार करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी एक कोशिश में स्कूल जाते वक्त एक छात्र की मौत हो गई, जबकि एक युवक का पता अब तक नहीं चला है। पश्चिमी मेदिनीपुर के घाटल, चंद्रकोड़ा, दासपुर, केसपुर समेत तमाम इलाके पानी पानी हो चुके हैं। उफान मार रही नदियों का पानी अब रिहायशी इलाकों में घुस गया है, जिससे सैकड़ों मकानों पर जलमग्न होने का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने कई क्षेत्रों में एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती की है। पश्चिम बंगाल का हाल आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश की मंडी का हाल, जहां लैंडस्लाइड की मार से बेहाल है मंडी। 20 सड़क देखते ही देखते पहाड़ों से बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। राहत की बात है कि इस दौरान रास्ते पर आवाजाही को रोक दिया गया था। अचानक पहाड़ से आफत सड़क पर पसर गई। सोचिए अगर कोई गाड़ी इसके नीचे आ जाती तो क्या होता। मुसीबत के इन पत्थरों को देखकर लोगों की आत्मा कांप उठी। ये कोई आम सड़क नहीं बल्कि NH21 है। रास्ता मनाली से चंडीगढ़ आने और जाने का है। बस चंद सेकंड में रास्ते पर पहाड़ी पत्थरों ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। रास्ता पूरी तरह से बंद है और प्रशासन अब इसे खोलने में जुटा है। आफत के बीच पहाड़ पर जीवन कितना मुसीबत से भरा हुआ है, उसकी एक तस्वीर ये भी है। दूल्हे राजा की बारात कार से आनी थी, लेकिन सड़क बंद होने से पैदल ही दूल्हे को पथरीली सड़क पार करनी पड़ी। वहीं मध्य प्रदेश में भी बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। मध्य प्रदेश में इतना पानी बरसा कि सड़कें दरिया बन गई और अंडरपास लबालब पानी से भर गए। हालांकि पानी से भरे अंडरपास को भी कुछ लोगों ने पार करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक यात्री बस खजुराहो के रेलवे अंडरब्रिज के नीचे फंस गई। बस के अंदर पानी भर गया। इसके बाद बस में बैठे यात्रियों की जान पर आफत आ गई। इसके बाद रेस्क्यू शुरू हुआ। बस में फंसे यात्रियों को निकालकर बाहर लाया गया। बस में कई महिला यात्री भी सवार थीं, जिन्हें अंडरपास से निकालकर बाहर लाया गया। क्योंकि बस में लगातार पानी भर रहा था, इसलिए यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वो तो गनीमत रही कि स्थानीय लोग देवदूत बनकर आगे आए और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो वही मध्य प्रदेश के निवाड़ी में तो एक पिता बाहुबली बन गया। पानी से भरे पुल को पार कराने के लिए एक पिता ने अपनी बेटी की स्कूटी कंधे पर उठा ली और भारी भरकम स्कूटी को कंधे पर उठाकर पुल पार करने लगा, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो में दिखा कि एक पिता पहले अपनी बेटी की स्कूटी को कंधे पर उठाकर उपनाया पुल पार करता है और फिर बेटी का हाथ पकड़कर पुल के दूसरे किनारे पर ले जाता है। बताया गया कि छात्रा स्कूल से लौट रही थी, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वो उपनाये पुल को पार नहीं कर पा रही थी। जैसे ही पिता को इसकी जानकारी मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंचे और बेटी की स्कूटी को कंधे पर उठाकर पुल पार कराया। ये वीडियो निवाड़ी के चंदावनी गांव का है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बाढ़ बारिश ने अब तक आधे हिंदुस्तान में कोहराम मचा रखा था, लेकिन अब भगवान राम की कर्मभूमि चित्रकूट में भी भारी बारिश ने तबाही मचा दी। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद ऐसी बाढ़ आई कि नदी किनारे बने सैकड़ों घर एक मंजिल तक बाढ़ में डूब गए। और सबसे डराने वाली बात यह है कि रात में अचानक मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा और सुबह तक मंदाकिनी नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि बाढ़ में मकान, दुकान और मंदिर पूरी तरह से डूबे नजर आए। कई घरों के बाहर लग्जरी गाड़ियां भी खड़ी थीं, जो पूरी तरह से जल समाधि ले चुकी थी। बिल्कुल अचानक रात्रि आधी रात में ही बाढ़ आ गई है। लोग सोते रह गए, कुछ यात्री भी थे जो सोते रह गए। गाड़ियां उनकी खड़ी थी, कुछ पार्किंग में खड़ी थी, कुछ रोड में खड़ी थी, सब की सब डूब गई हैं। क्योंकि रात होने की वजह से लोग अपने घरों से निकलकर भाग नहीं पाए, इसलिए स्थानीय लोगों ने पानी बढ़ने पर तुरंत छत पर भागकर अपनी जान बचाई। उधर राजस्थान के बीकानेर में तो इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। रेल की पटरियां पानी में डूब गई और वहां का नजारा देखकर ऐसा लगा मानो रेलवे ट्रैक नदी के ऊपर बनाया गया हो।
क्योंकि जब ट्रेन वहां से गुजरी तो पूरे रेलवे ट्रैक पर पानी भरा था। रेलवे ट्रैक के पास ही एक पक्की सड़क थी जो पूरी की पूरी पानी में डूबी थी। मूसलाधार आफत के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया। यहाँ रेलवे स्टेशन के पास पानी से भरी सड़क पर एक युवक स्विमिंग का लुत्फ उठाता दिखा। आपको बता दें कि राजस्थान के बीकानेर में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। इसकी वजह से सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया है। वहीं बारिश के इस मौसम में लगातार पुल टूटने की खबर देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जब ट्रैक्टर के गुजरते वक्त एक पुल धंस गया। ईंटों से भरा ट्रैक्टर पुल बीचों बीच था, तभी पुल में दरार आ गई, पुल धंस गया। टायर टूटी हुई जगह फंस गया। ट्रैक्टर ऐसे फंसा जिसके बाद न वो आगे जा सकता था और न ही पीछे। पुल पर ही ईंट बिखर गई। पुल धंसने के बाद पुल आवाजाही के लिए बंद हो गया, जिससे ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर से भी आई, जहां मधगुवा रगोली पुल नदी के तेज बहाव के बीचों बीच बह गया, जिससे गांव का संपर्क एक दूसरे से पूरी तरह कट गया। और अब बात करते हैं गुरुग्राम के राधिका मर्डर केस की। टेनिस प्लेयर राधिका की हत्या के आरोपी पिता दीपक यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दीपक यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये बात और है कि पुलिस अभी भी नहीं बता पा रही कि आरोपी पिता ने अपनी बेटी की हत्या क्यों की। वहीं सूत्रों का कहना है कि पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाली कुछ जानकारियां सामने आई हैं। वहीं पेशी से पहले ही पुलिस की पूछताछ में आरोपी दीपक यादव ने बड़ा खुलासा किया। उसने पुलिस को बताया कि लोग उसे बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे, इससे वो परेशान था और पिछले 15 दिनों से सोया नहीं था। हालांकि इस खुलासे पर एबीपी न्यूज ने दीपक यादव के छोटे भाई कुलदीप से बात की तो उन्होंने दीपक के परेशान रहने वाली बात को खारिज कर दिया। ऐसा तो मेरे को नहीं लग रहा है, इतना डिस्टर्ब तो नहीं थे, लेकिन मेरी बातचीत कई दिन हो गए थे। मैं तो खेत में कर रहता हूँ, इधर उधर, तो बाहर का काम है, उनका अपना अलग काम है। राधिका यादव के कोच रह चुके अंकित पटेल ने बताया उन्होंने कोविड के वक्त राधिका को ट्रेनिंग दी। तब दीपक यादव खुद राधिका को ट्रेनिंग दिलाने के लिए उनके पास लाते थे और पूरा वक्त वहीं रहते थे। पिता और बेटी के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी। आपस में बात करते थे, मस्ती करते थे, जैसे कि एक फ्रेंड की तरह वो ट्रीट कर रहे हैं। इस बीच द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने राधिका यादव मर्डर केस की निंदा की है। साथ ही आरोपी पिता दीपक यादव को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठाई है। पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज, फिर लॉ कॉलेज और अब आईआईएम कलकत्ता के बॉयज हॉस्टल में रेप का एक मामला सामने आया है। इसे लेकर सियासी तपिश बढ़ गई है। इस बीच पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान परमानंद महावीर तोपनावर के रूप में हुई है, जिसे आज कोर्ट में पेश किया गया। वहीं सुनवाई के बाद कोर्ट ने 19 जुलाई तक आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता आरोपी को पहले से जानती थी, दोनों सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए। वहीं पीड़ित ने एफआईआर में बताया कि उसे काउंसलिंग सेशन के बाद हॉस्टल बुलाया गया, जहां उसने एक ड्रिंक पी, जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो गई और बेहोश होने पर उसके साथ बलात्कार किया गया। Offense was committed. Medical evidence supports our version of the victim. वहीं रेप का मामला सामने आने के बाद डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन के सदस्यों ने कोलकाता में जोरदार प्रदर्शन किया, जबकि कांग्रेस की 4 सदस्यीय टीम कॉलेज पहुंची। वहीं इस मामले में बीजेपी ममता सरकार को घेरने में जुटी है। ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑफ बंगाल है, वो या तो आरोपी को प्रोटेक्ट करती है या आरोपी के पक्ष में सबूतों को नष्ट करती है। इधर तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष के एक बयान ने ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अभी लड़की का पिताजी बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ देर पहले लड़की बोल रहे थे हुआ। अगर हुआ तो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का नहीं है। फिलहाल कोलकाता पुलिस केस की हर एंगल से जांच करने में जुटी है। वहीं कर्नाटक के विजयपुरा में 53 करोड़ से ज्यादा की बैंक डकैती के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अब तक 15 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। इस चोरी का मास्टरमाइंड बैंक का ही मैनेजर निकला। ज्वेलरी इतनी जिससे नई ज्वेलरी शॉप खुल जाए, 500-500 के नोट इतने की गिनते गिनते सांस फूल जाए। यहां से वहां तक ज्वेलरी और नोट की गड्डियां ही नजर आ रही हैं। यह पूरा खजाना केनरा बैंक से चोरी हुआ था, जिसे विजयपुरा पुलिस ने बरामद किया। साथ में बरामद किए हैं वारदात में इस्तेमाल किए गए ढेर सारे हथियार। 25 मई को कर्नाटक के मलगुड़ी गांव के केनरा बैंक में 53 करोड़ से ज्यादा की डकैती हुई थी, जिसे बैंक के पूर्व मैनेजर ने ही अपने साथियों के साथ अंजाम दिया था। इसके लिए पूर्व मैनेजर ने ट्रांसफर से पहले ही केनरा ब्रांच की डुप्लीकेट चाबियां बनवाई। 9 मई को उस मैनेजर का दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हो गया था।
उसके ठीक 16 दिन बाद यानी 25 मई को उसने साथियों के साथ बैंक लूट लिया। हालांकि पुलिस को अभी तक सिर्फ 39 करोड़ रुपए ही रिकवर हुए हैं। वहीं कर्नाटक के रायचूर से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां बाइक से जा रहे पति पत्नी सेल्फी लेने के लिए गुरजापुर ब्रिज पर रुके। इस दौरान आरोप है कि पत्नी ने पति को कृष्णा नदी में धक्का दे दिया। हालांकि युवक नदी में गिरा तो वो किसी तरह तैरकर एक चट्टान तक पहुंचने में सफल रहा और वहां पहुंचकर उसने मदद के लिए गुहार लगाई। युवक की आवाज पर स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए तो वहीं ब्रिज पर मौजूद युवक की पत्नी ने सफाई दी कि उसने धक्का नहीं दिया और उसका पति फिसलकर नदी में गिरा, जबकि नदी की धारा के बीच चट्टान पर मौजूद युवक ने अपनी पत्नी पर धक्का देने के आरोप लगाए। वहीं स्थानीय लोगों ने रस्सी के जरिए युवक को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि घटना 2 दिन पहले की है। हालांकि अभी तक पति पत्नी की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दंपति को पूछताछ के लिए बुलाया है। और अब एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। एमपी के सिंगरौली में एक भैंस छत पर ही चढ़ गई। उसे नीचे उतारने में गांव वालों के पसीने छूट गए। भारी बरसात से नीचे कीचड़ जमा हुआ है, जिससे परेशान भैंस ने बचने के लिए छत पर डेरा डाल लिया। भैंस ऊपर तो चढ़ गई, अब नीचे कैसे उतरे बड़ा सवाल था। जिसने भैंस को देखा वो देखता ही रह गया। ग्रामीणों ने भैंस को उतारने के लिए तमाम कोशिशें की। थक हार कर क्रेन बुलाई गई। पहले क्रेन को भैंस के शरीर से बांधा गया और आखिरकार क्रेन पर लटकाकर भैंस को नीचे उतारा गया। भैंस जैसे ही जमीन पर उतरी, हर किसी ने राहत की सांस ली। वहीं यूपी के मौलाना छांगुर को लेकर हर रोज नई जानकारी सामने आ रही है। एक और एटीएस उसकी करतूतों से पर्दा उठा रही है, तो दूसरी ओर उसके संपर्क में रही महिलाएं, नौकर और उसकी कोठी में काम करने वाले मौलाना छांगुर के रहस्य लोग का पर्दाफाश कर रहे हैं। जिससे बात सामने आई कि धर्मांतरण के लिए मौलाना छांगुर कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। प्रोजेक्ट मिट्टी पलटना, काजल करना, दर्शन, इन शब्दों का इस्तेमाल कर मौलाना छांगुर धर्मांतरण का ये पूरा खेल खेलता था। ये कोडवर्ड ज्यादातर महिलाओं और लड़कियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। एटीएस को मिले ऑडियो क्लिप से मौलाना छांगुर के कोडवर्ड का खुलासा हुआ, जिसे एटीएस ने डिकोड कर लिया। धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडवर्ड प्रोजेक्ट का मतलब था लड़कियां, मिट्टी पलटना यानी धर्मांतरण कराना, काजल करना यानी मानसिक रूप से प्रभावित करना, और दर्शन मतलब धर्मांतरण के लिए जो आते हैं उनको छांगुर से मिलवाना। छांगुर के चंगुल से निकलकर यूपी के प्रमुख सचिव से मिलने पहुंची एक पीड़ित महिला ने भी इसको लेकर बड़ा खुलासा किया। छांगुर बाबा से मैं वर्ष 2019 में मिली थी। नीतू नसरीन की दोस्त है उम्मे रकीबा, उसके द्वारा मेरी मुलाकात हुई थी और मेरे पास जो बंदा आया था इसने अपने आप को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया था। वहीं यूपी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से मुलाकात में पीड़ित महिला ने बताया कि मौलाना छांगुर के लोग हिंदू बनकर महिलाओं को टारगेट करते हैं। धर्मांतरण के बाद बेहतर जीवन का सपना दिखाते थे, आर्थिक लालच देते थे, विदेश में नौकरी और स्कॉलरशिप देने का भी दावा करते थे। यही नहीं, अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो बदनाम करने की धमकी भी देते थे। महिला ने यूपी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को बताया कि छांगुर गैंग के चंगुल में कई महिलाएं फंसी हुई हैं। आज का धर्मांतरण का खेल नहीं चल रहा है, ये बहुत 40 साल पुराना खेल चल रहा है और इसमें बहुत से लोग अभी निकल के सामने आएंगे। सिर्फ पीड़ित महिला ही नहीं, मौलाना छांगुर के नौकर ने भी बताया कि ध्वस्त धर्मांतरण वाली कोठी में उसने क्या क्या देखा था। छांगुर बाबा कुछ दिन 6-7 महीना काम किए, उसके बाद वो बोले कि अपना धर्म परिवर्तन बदल दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चे का बिल्कुल अच्छे से रखेंगे। छांगुर के घर में झाड़ू पोछा करने वाला संचित उसके बहकावे में नहीं आया। तो हमको बोले कि अगर नहीं करोगे, इतना पैसा तुम्हारे पास हम खर्चा किए हैं, तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। इस धमकी के बाद संचित छांगुर की कोठी से निकलकर फरार हो गया और इसकी जानकारी पुलिस को भी दी। एटीएस की पूछताछ में मौलाना छांगुर के नेटवर्क को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि मौलाना छांगुर ईसाई मिशनरियों के संपर्क में था और इसका धर्मांतरण गैंग नेपाल से सटे संवेदनशील 7 जिलों में सक्रिय था। मिशनरी के लोगों को पैसे देकर छांगुर का गैंग जानकारी हासिल करता था और चिन्हित परिवारों को आर्थिक मदद का लालच देकर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाता था। छांगुर के इस काम को करने के लिए नीतू उर्फ नसरीन का पति प्रशासन पुलिस मैनेज करता था। एटीएस के खुलासे के अलावा ठेकेदार वसीउद्दीन चौधरी ने भी छांगुर पर गंभीर आरोप लगाए।
यूपी के बलरामपुर में छांगुर के जिस आलीशान कोठी को गिराया गया, उसे बनाने वाले ठेकेदार ने आरोप लगाया कि मौलाना छांगुर उसके मजदूरों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। हम छांगुर बाबा से पूछे क्या तरीका है बाबा, आप काम कराने के लिए आदमी रखे हो कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए बुलाते हो? तो उन्होंने कहा तुमको क्या तकलीफ है। ठेकेदार ने बताया कि छांगुर ने उसके सामने 20,000 लोगों के धर्मांतरण का दावा किया था। ये नागपुर, मुंबई में सबसे ज़्यादा बताता है, आजमगढ़ और औरैया, नोएडा, सहारनपुर, तमिलनाडु। इसी को लेकर छांगुर और कोठी बनाने वाले ठेकेदार के बीच विवाद हो गया, लेकिन अपने प्रभाव की वजह से छांगुर ने ठेकेदार को न सिर्फ जेल भिजवा दिया, बल्कि आरोप है कि उसके रिश्तेदार की हत्या भी करा दी। वहीं छांगुर के धर्मांतरण गैंग को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि धर्मांतरण के लिए विदेश से पैसे आ रहे थे। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। वहीं यूपी के अमरोहा में कांवड़ियों के एक ग्रुप ने एक ढाबे पर हंगामा कर दिया। काफी देर तक चली कहासुनी के बाद कांवड़ियों ने फोन कर पुलिस को बुलाया और ढाबे को बंद करवा दिया। टेस्ट हो सकता है इसका? विवाद धोखे से अंडे की तरी खिलाने को लेकर हुआ। ये यही रहने दो, लेके मत जाओ इसे। हंगामा कर रहे कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि ढाबे वाले ने उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया। पंडित जी के ढाबे पर पहुंचे ये, इन्होंने 3 घंटे खाने में वेस्ट किए। इन्होंने अंडे की ग्रेवी छोले में मिला करके हमें खिलाई, हमारी कमर खंडित हो गई। लेकिन कांवड़ियों के आरोपों को ढाबे वाले मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए दोनों पक्षों में काफी देर तक नोकझोंक हुई। भैया जी क्या कह रहे हैं आप? 1 मिनट, अंडे की तरी है अंडे की तरी नहीं है। वो अंकल जी मैं पूरा श्योर हूँ। ढाबा पक्ष के कुछ लोग छोलों में अंडे की ग्रेवी होने से इंकार कर रहे थे, तो कुछ लोग गलती होने का हवाला देकर मामले को शांत कराने में जुटे हुए थे, लेकिन कांवड़िए कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस अमरोहा के गजरौला में खयालीपुर ढाल स्थित ढाबे पर पहुंची और सबसे पहले कांवड़ियों को खिलाए गए छोले को देखा और दोनों पक्षों से बातचीत की। इस दौरान कांवड़ियों को लगा कि पुलिस मदद नहीं करेगी, तो वो छोले के बर्तन लेकर वहां से भागने लगे। हमने खाना खा लिया। ये ना देखो मिलाई मिली भी। अरे रुको चलो अपना हो जाएगा, हम अपना करा लेंगे। पुलिस से तुरंत मदद नहीं मिलने पर कांवड़ियों का आक्रोश और बढ़ गया। इन्होंने कहा था हमारा ये भगवा देखकर कि बिना शुद्ध शाकाहारी मिलता है यहाँ पर। इन्होंने अंडे की ग्रेवी छोले में मिलाई और वो हमें खिलाई। कांवड़िए अपनी मांग को लेकर अड़े हुए थे। माहौल और खराब न हो, इसका ध्यान रखते हुए पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और तुरंत फूड सेफ्टी विभाग को मौके पर बुलाया। शुरुआती जांच के बाद फूड सेफ्टी विभाग ने ढाबे को बंद करवा दिया और ग्रेवी की जांच के बाद आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया है। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत फर्जी बाबाओं के खिलाफ जबरदस्त अभियान चल रहा है। अब तक 35 ढोंगी बाबा गिरफ्तार किए गए, जबकि 15 को हिरासत में लिया गया है। हरिद्वार कांवड़ मेले में साधु संतों के वेश में घूम रहे ये ढोंगी आस्था के नाम पर लोगों को ठग रहे थे। जिले के कई थानों की पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया। जो ऑपरेशन कालनेमी के तहत अपना आवरण को चेंज करके, अपने आइडेंटिटी को छुपा के, धर्म विशेष का चोला पहन के ठगी, बर्गलरी या चोरी जैसी घटनाओं में सम्मिलित होते रहे। ये फर्जी बाबा खासकर महिलाओं और युवाओं को घरेलू समस्या का समाधान बताकर ठगी करते थे। प्रशासन ने जब अभियान चलाया तो इनकी करतूतों का खुलासा हुआ। कोई भी नाम हो, कोई जाति, कोई संप्रदाय नहीं देखना, जो भी ऐसा व्यक्ति मिलता है उसको जो है जेल में बंद कर दिया जाए। उत्तराखंड में गुरु पूर्णिमा के दिन ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई थी। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हालात का जायजा लेने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। वहीं यहां पर पुलिस फोर्स के साथ 35 ATS कमांडो भी तैनात किए गए हैं। एसएसपी संजय वर्मा और उनकी टीम ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया और कांवड़ यात्रा को लेकर किए गए सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। मुस्लिम बाहुल इलाकों में खास तौर से ATS के 35 कमांडोज की टीम को तैनात किया गया है ताकि माहौल खराब करने की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके। मुजफ्फरनगर में भारी पुलिस फोर्स को भी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर तैनात किया गया है। साथ ही बम निरोधक दस्ते की भी तैनाती की गई है।
वहीं ड्रोन से भी इलाकों की निगरानी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये सारे सुरक्षा इंतजाम लोगों के लिए अहम है, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान कई बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की जाती है, जिससे निपटने के लिए पुलिस ने इस बार जिले में सुरक्षा के भारी भरकम इंतजाम किए हैं। देखिए, हमारी एटीएस की टीम 35 लोग आए हुए हैं और जगह जगह पर इनको जो है तैनात किया जा रहा है। जहां पर भी हमारी आवश्यकता लग रही है, जहां पर भी हमको संवेदनशीलता लग रही है, उसी हिसाब से इनको हम नियुक्त कर रहे हैं। दिल्ली के शाहदरा इलाके में कुछ शरारती तत्वों की करतूत सामने आई, जिन्होंने कांवड़ यात्रा मार्ग पर शीशे के टुकड़े डाल दिए और इसके जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की। करीब 1 किलोमीटर तक ऐसे ही कांच के टुकड़े सड़क पर बिखरे हुए मिले। इसी रास्ते से कांवड़ यात्रा पर निकले कांवड़ियों को गुजरना है। जैसे ही इस बात की जानकारी सामने आई तो स्थानीय बीजेपी विधायक संजय गोयल मौके पर पहुंचे, जिन्होंने रास्ते को साफ कराया और बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की। ये 100% साजिश है। देखिए ना, आप ये देखिए कितने सारे कांच के टुकड़े। यदि मेरा लाइव देखेंगे, लगातार 40 मिनट का लाइव है जो मैंने एक एक पीस उठाया है, और अभी ऐसे सैकड़ों पीस, हजारों पीस अभी रोड पर है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। दिल्ली के शाहदरा में कुछ शरारती तत्वों ने कांवड़ यात्रा के मार्ग पर कांच के टुकड़े लगभग 1 किलोमीटर तक मार्ग पर बिखेर दिए। पीडब्ल्यूडी और निगम के कर्मचारी मार्ग को साफ कर रहे हैं। स्थानीय विधायक संजय गोयल भी वहां मौजूद है। सीएम रेखा गुप्ता ने स्वयं घटना का संज्ञान लिया है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा शरारती तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। कांवड़ यात्रा में कोई भी व्यवधान नहीं होने देंगे। कांवड़ यात्रा मार्ग पर कांच के टुकड़े डालने के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आ गई है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज से पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये कांच के टुकड़े यहाँ किसने डाले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।